एक लड़की जो एक जर्नलिस्ट है उसके पास एक दिन एक कॉल आती है। ये एक IVR कॉल होती है जिसमें कहा जाता है अपने कुरियर की जानकारी के लिए एक दबाएं। एक दबाते ही एक इंसान की आवाज आती है, मैं फेडेक्स कुरियर कंपनी से बात कर रहा, आपके नाम पर एक कुरियर है। लड़की कंपनी का नाम फेडेक्स सुनकर कहती है मैंने आपकी कंपनी से कोई भी कुरियर नहीं मंगवाया है। वो कहता है आपने कुरियर मंगवाया नहीं बल्कि आप सेंडर है, मतलब आपने खुद किसी को कुरियर भेजा है और कुरियर में लिंक आधार कार्ड का नंबर भी बताता है। उन्होंने जो आधार नंबर बताया वो मेरा आधार नंबर था, तो उनकी बात में यकीन होते हुए मैंने बात आगे बढ़ा दी। लड़की आधार नंबर सुनकर हैरान हो जाती है और उस टाइम और भी परेशान हो जाती है जब उससे कहा जाता है कि कुरियर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इलीगल हैं और इसीलिए आपको कॉल करी गई है। आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना होगा और फिर सेम स्टेटमेंट मुंबई पुलिस भी रिकॉर्ड करेगी। एक बीप बजेगा और उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा कि आप बोल दीजिएगा जैसे आपने मुझे थोड़ी देर पहले बोला कि इस कुरियर से आपका कोई लेना देना नहीं है, और बीप खत्म होगी, आपका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन आपको ना यही चीज मुंबई पुलिस को भी रिकॉर्ड करानी होगी क्योंकि इसमें ऐसे कई चीजें हैं जो सीज की गई हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। और इसी के बाद कुरियर में मौजूद सामान के बारे में लड़की को बताया जाता है जिसमें 3 क्रेडिट कार्ड, 2 पासपोर्ट, 4 केजी कपड़े, 1 लैपटॉप और 200 ग्राम MDMA है। MDMA एक तरह का ड्रग्स है, इलीगल ड्रग्स है इंडिया में, और जो इसकी मात्रा है उस हिसाब से आपको पास अगर ये निकलता है तो आपको 15 साल की जेल होती है। ड्रग्स, 15 साल की जेल, और लड़की खुद जर्नलिस्ट, उसे इस बात का अंदाजा होता है कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। फेडेक्स की तरफ से लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है और जैसा कि कहा गया था मुंबई पुलिस भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और इसके लिए कॉल मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दी जाती है और फिर शुरू होता है सवाल जवाब। लड़की से कहा जाता है आपको अपना स्टेटमेंट वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड कराना होगा और इसके लिए आप स्काइप डाउनलोड कर लें। लड़की इतना डर चुकी होती है कि वो जैसा जैसा कहते हैं वो करती जाती है। उन्होंने बोला हम इस स्टेटमेंट को वीडियो कॉल पे रिकॉर्ड करेंगे, हम स्काइप पे डाउनलोड इसे करेंगे। तो मैंने बोला मेरे फोन में स्काइप नहीं है। तो उन्होंने बोला वो हम सिखा देंगे आपको। तो मैंने कहा आप हमें स्काइप चलाना सिखाएंगे, स्काइप डाउनलोड करूं? कहते हैं हाँ प्लीज आप स्काइप डाउनलोड करिए। वीडियो कॉल शुरू होती है। लड़की को रूम में अकेले रहने को कहा जाता है, दरवाजे पर्दे सब बंद करवा दिए जाते हैं और फिर लड़की के पास एक पेपर सेंड किया जाता है जिसमें 4 लोगों की डिटेल होती है, पंजापति सैयद, हसन हिना, राजबीर सिंह और रोहन गुप्ता। इसके अलावा एक बैंक पासबुक भी भेजी जाती है जो कि उसी लड़की के नाम की होती है और इसके बाद लड़की से कहा जाता है तुम इन सब के साथ मिलकर रैकेट चला रही हो और तुम्हारी सारी डिटेल निकलकर सामने आ चुकी है। उसके साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मुंबई पुलिस ने किसी बहुत बड़ी क्रिमिनल, बहुत बड़ी ड्रग पेडलर को पकड़ लिया हो। उनके हिसाब से मैं ड्रग्स का रैकेट चला रही हूँ, उसके हिसाब से मैं क्रिमिनल हूँ। अब तक लड़की पूरी तरह से डर चुकी होती है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उसे खामोश रहने को कहा जाता है और उससे कहा जाता है कि अगले 7 दिन तक उसे ट्रैक किया जाएगा, कॉल रिकॉर्ड की जाएगी, हर 2 घंटे में उसे अपनी एक्टिविटी अपडेट मुंबई पुलिस को बतानी होगी। आप कोई नेशनल सीक्रेट रखना है, 7 दिन तक आपकी जांच चलेगी और आपको हर 2 घंटे पे रिपोर्ट भेजनी है। यह सब इतना डरावना होता है कि लड़की खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगती है कि मैं सोच रही थी कि अब ऐसा है खुद को ही खत्म कर लेते हैं क्योंकि ड्रग्स केसेस में तो कोई बाहर आता नहीं है, बाहर आने में भी लोगों को साल लग जाते हैं और वो साल जब खत्म होता है तो वैसे भी आप सही हो या गलत आपका सब खत्म हो चुका होता है। चूंकि खुद एक जर्नलिस्ट होती है, उसे मालूम है कि ड्रग जैसे केसेस में क्या होता है, कैसे मीडिया ट्रायल में उसकी पूरी इमेज बर्बाद कर दी जाती है। आर्यन खान, सुशांत राजपूत मर्डर केस में रिया चक्रवर्ती जैसे केस में क्या क्या हुआ है उसे सब मालूम होता है। उसे मालूम होता है कि जब तक ये ड्रग केस सॉल्व होगा तब तक उसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ चुकी होंगी। खैर ये सब सोचकर खुद को खत्म करने का ख्याल आता है, लेकिन फिर सोचती है कि कम से कम उसके घर वालों को पता हो कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, और ये सोचकर वो सब कुछ एक पेपर पर लिखती है और अपने एक रिलेटिव को वीडियो कॉल पर दिखाती है जिसमें पहली लाइन होती है चुप होकर ये सब पढ़ो, क्योंकि उसे बताया गया था कि 7 दिन तक उसे ट्रैक किया जाएगा। बात घर पर पहुंचती है तो घर वाले उसे ऑडियो कॉल करते हैं, समझाते हैं कि वो कम से कम अपने ऑफिस और पुलिस को ये सब बता दे, लेकिन लड़की इतना डर चुकी होती है कि वो अपने घर वालों से कहती है रहने दो, नहीं तो आप लोग भी इसमें फंस जाओगे। हालांकि फिर लड़की अपने ऑफिस में कॉल करती है, सारी बात बताती है, उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो तो स्मोक तक नहीं करती, ड्रग के इस केस से उसका कुछ लेना देना नहीं, बस उसके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है। ये सब सुनकर ऑफिस का वो बॉस कहता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है और तुम डिजिटल अरेस्ट हो चुकी हो। कि तुम पागल हो गई हो क्या? लगे दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, ये क्या बातें कर रही हो, तुम एक ट्रैप में हो, तुम एक स्कैम में हो। ये लोग लगातार ऐसे फोन करते हैं और अभी तुम्हारे सामने तो ये वकील लेके आएंगे
ये पूरी तुम्हारी ऑनलाइन पेशी होती है। तुमने केसेस पढ़े नहीं क्या? तुम डिजिटल अरेस्ट। आप इमेजिन करो, एक जर्नलिस्ट जिसका काम ही लोगों को अवेयर करना है, वो खुद पूरे दिन अलग अलग टाइप की स्टोरी कवर करते हैं, साइबर क्राइम से जुड़े मामले की अच्छी समझ रखते हैं, बावजूद इसके वो डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम में फंस जाते हैं। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है जहां डिजिटल अरेस्ट करके किसी को टारगेट किया गया हो, बल्कि इससे पहले एक 67 साल की लेडी को 5 दिन 1 सितंबर से 5 सितंबर तक डिजिटल अरेस्ट में रखा जाता है और 14 लाख रुपए की डिमांड करी जाती है। केरल में एक 82 साल की लेडी को कुछ लोगों ने खुद को सीबीआई और आरबीआई ऑफिसर बताकर 72 लाख रुपए लूट लिए। एक फ्रॉड जो कि सिर्फ 27 साल का है, उसे यूपी से अरेस्ट किया जाता है, जहां उसने साइबर अरेस्ट करके 3 करोड़ रुपए की ठगी करी थी। एक फीमेल आर्किटेक्ट को भी डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और उससे 60 लाख रुपए वसूल लिए गए। हैदराबाद आईआईटी के एक पीएचडी स्कॉलर थे, उन्हें भी डिजिटल अरेस्ट किया गया और उनसे 30 लाख रुपए लूट लिए गए। इसी तरह एक पायलट को वही फेडेक्स कंपनी के कुरियर वाले जाल में फंसाकर 7 लाख रुपए ले लिए जाते हैं। फेडेक्स का नाम अब तक कई बार आपने सुना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। फेडेक्स एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि कुरियर सप्लाई का काम करती है। बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल है, तो इसके नाम से फेक कुरियर का केस बनाकर फ्रॉड करना काफी आसान होता है। एक केस के बारे में और आपको बताऊं जो कि मेरे ही रिलेटिव के साथ हुआ है। एक दिन उनके पास एक कॉल आती है, कॉल व्हाट्सएप पर होती है और डीपी पर एक पुलिस वाले की इमेज लगी होती है जो कि कहता है आपका लड़का फला जगह पढ़ने के लिए गया है और वो पढ़ाई करने के बजाय एक लड़की के साथ पकड़ा गया है। उनके बेटे को लेकर जो इन्फॉर्मेशन वो देता है वो बिल्कुल करेक्ट होती है, क्योंकि माँ ऐसी चीज है जिसे अगर ये कहा जाए कि उनका बेटा कहीं किसी जाल में फंस गया है तो उनकी सोचने समझने की पावर लगभग खत्म हो जाती है। वो इतना पैनिक करने लगती हैं कि उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। अभी हाल ही में ऐसा भी एक केस सामने आया जहां एक माँ के पास एक कॉल आती है और उसे कहा जाता है कि उनकी बेटी सेक्सुअल एक्टिविटी में पकड़ी गई है और ये सुनकर उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी अचानक से मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि माँ अपने बच्चे को लेकर कितनी सेंसिटिव होती है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और स्कैमर्स इस बात को अच्छे से समझते हैं। खैर, मेरी रिलेटिव जो थी उनके पास भी कॉल आई, उन्हें खूब डराया गया कि बाहर मीडिया खड़ी है, आपके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता कि उसका फ्यूचर खराब हो जाए, मैं उसे छोड़ दूंगा, कोई केस नहीं बनेगा, इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, लेकिन आप कॉल नहीं कट कर सकती, कॉल चलती रहेगी और आप पैसे ट्रांसफर करें। उसकी बात से वो इतना डर चुकी होती हैं कि बगैर कॉल कट किए एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर भी कर देती हैं। और कॉल कट होने के बाद जब बेटे को कॉल करती हैं तो अपने रूम में होता है और पढ़ाई कर रहा होता है। इसी तरह पूरे इंडिया से लगातार डिजिटल अरेस्ट के केसेस सामने आ रहे हैं जहां लोगों को डराकर उनसे ठगी की जा रही। और हैरानी की बात यह है कि अब तक जब भी कोई साइबर ठगी होती थी तो मैक्सिमम वो लोग इसके चपेट में आते थे वो या तो कम पढ़े लिखे होते थे या फिर अवेयर नहीं होते थे। बट डिजिटल अरेस्ट केसेस में वो लोग फंस रहे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल हैं, कोई पीएचडी स्कॉलर है, कोई पायलट है, कोई जर्नलिस्ट है, डॉक्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मिलिट्री ऑफिसर जैसे हाई प्रोफाइल लोग इसके शिकार बन रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 4 महीने 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक साइबर क्राइम के 7,40,000 केसेस अब तक रजिस्टर हुए हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2022 में 9,60,000 केस रजिस्टर होते हैं, साल 2023 में 15 लाख केस, जबकि इस साल सिर्फ 4 महीने में ही ये नंबर 7 लाख क्रॉस कर चुका है। और इसमें सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के केसेस में 120 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की अब तक ठगी की जा चुकी है। दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग पिछले 4 महीने में 400 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। आप समझ सकते हो कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट कितना सीरियस इशू है जिसमें न सिर्फ लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं बल्कि लोगों की जान तक चली जा रही है। यही वजह है कि आईजीपी जयपुर रेंज की तरफ से ट्वीट करके लोगों को अवेयर किया जा रहा, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से वीडियो रिलीज करके लोगों को वार्न किया जा रहा, उत्तराखंड साइबर सेल के डीएसपी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट खुद पीएम मोदी जो अमूमन सोशल इश्यूज पर लगभग खामोश रहते हैं वो भी डिजिटल अरेस्ट पर अपनी बात रख रहे हैं। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि साइबर अरेस्ट को लेकर क्यों इंडिया में इतना बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना जरूरी है और सिर्फ समझना ही नहीं है बल्कि उसे फॉलो करना भी जरूरी है। वो क्या है, आइए उसे भी समझते हैं।
डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक ऐसा मेथड है जिसमें स्कैमर्स लोगों को डर और धमकी के जरिए उनके पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। इस स्कैम में विक्टिम के पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करके उसे गलत तरीके से एक्यूज किया जाता है, जिसमें किसी इलीगल एक्टिविटी जैसे टैक्स फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग, टेररिज्म जैसे क्रिमिनल केसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है। स्कैमर्स विक्टिम को बाकायदा डराते हैं कि अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है या फिर उनकी लीगल प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, और भी कई अलग अलग तरीके से डर दिखाया जाता है। थोड़ा सा इनका प्रोसेस समझते हैं और साथ ही कुछ फैक्ट और लॉजिक भी देखते हैं। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का एक ऐसा तरीका है जिसमें स्कैम करने वाला खुद को गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह दिखाता है, जिसमें कोई खुद को सीबीआई एजेंट बताता है, कोई टैक्स ऑफिसर, कोई कस्टम एजेंट, तो कोई डीएसपी, कोई साइबर क्राइम ऑफिसर जैसी हाई प्रोफाइल आइडेंटिटी के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करता है। ये लोगों को मैक्सिमम कॉल के जरिए कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर कई अलग अलग फेज में ठगी को अंजाम देते हैं। आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये लोगों को कॉल करते हैं, खुद को कोई हाई प्रोफाइल ऑफिसर बताते हैं और किसी सीरियस इन्वेस्टिगेशन के तहत विक्टिम को अपनी जाल में फंसाते हैं। ये इनका पहला स्टेप होता है, जबकि फैक्ट ये है कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी भी सेंसिटिव केस में कभी भी रैंडम कॉल के जरिए काम नहीं करती, और अगर किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन लेना भी होता है तो इसका प्रॉपर तरीका है जहां सबसे पहले नोटिस भेजी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोगों को यह सब पता ही नहीं होता और स्कैमर्स लोगों के सामने लीगल इशू का भूत खड़ा कर देते हैं, उन्हें डरा देते हैं, उन्हें पैनिक मोड में डाल देते हैं। उनकी लॉजिकल थिंकिंग काम करना बंद कर देती है और डर की वजह से कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप हमेशा ख्याल रखें कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी रैंडम कॉल की मदद से कोई भी एक्शन नहीं लेती, इसलिए पहले तो आप डरना छोड़ दें। नंबर 2, किसी को डिजिटल अरेस्ट करने के लिए स्कैमर्स का दूसरा स्टेप होता है वीडियो कॉल। स्कैमर्स विक्टिम को व्हाट्सएप, स्काइप या फिर किसी और वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के लिए प्रेशर डालते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि विक्टिम को विजुअल दिखाकर उन्हें यकीन दिलाया जा सके कि वो किसी केस में बुरी तरह से फंस गए हैं। वीडियो कॉल के थ्रू बाकायदा एक पूरा पुलिस स्टेशन का सेटअप दिखाया जाता है, सामने यूनिफॉर्म में कोई बैठा होता है, आईपीएस के बैच भी लगे होते हैं, दिखने में एकदम ओरिजिनल ऑफिस होता है। पहले ऑडियो कॉल पर जाल तैयार होता है और फिर वीडियो कॉल पर विक्टिम को कैप्चर कर लिया जाता है। जबकि फैक्ट यह है कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी भी सेंसिटिव लीगल मैटर में व्हाट्सएप या स्काइप जैसे कैजुअल प्लेटफॉर्म का कभी भी यूज नहीं करती। ऑफिशियल मीटिंग या इंटरोगेशन के लिए एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाता है और मैक्सिमम लोगों को यह भी मालूम नहीं होता और स्कैमर्स इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। वीडियो कॉल के जरिए इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, फेक सेटअप के जरिए विक्टिम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसलिए इसे भी याद रखिए कि कोई भी सीरियस केस में ऑनलाइन वीडियो कॉल पर किसी भी तरह की कोई इंटरोगेशन कभी भी नहीं होती है। अब आता है इनका तीसरा स्टेप। वीडियो कॉल के बीच में स्कैमर्स विक्टिम को एक डिजिटल अरेस्ट वारंट दिखाते हैं या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट विक्टिम को दिखाया जाता है जो किसी फाइनेंशियल फ्रॉड, टैक्स फ्रॉड, सेक्सुअल एक्टिविटी, ड्रग्स केस जैसे हाईली सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। और ये सब देखकर कोई भी डर सकता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बावजूद इसके अगर वो इन सब केसेस में फंस जाता है तो खुद को बेकसूर साबित करने में सालों लग जाएंगे। ये जो इंटेलेक्चुअल लोग डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार हो रहे हैं उसमें ये भी एक बड़ी वजह है। जबकि फैक्ट ये है कि डिजिटल अरेस्ट वारंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रियल लाइफ में अरेस्ट वारंट फिजिकली फॉर्म में आता है, ना कि डिजिटली। आप गौर करोगे तो आपको समझ आएगा कि मोहल्ले की छोटी सी लड़ाई में पुलिस उठा कर ले जाती है और पूछताछ करती है, जबकि यहाँ इतने सेंसिटिव केस में ऑनलाइन वीडियो कॉल पर जांच पड़ताल की जा रही है। बट यहां भी सेम प्रॉब्लम, लोगों को मालूम ही नहीं है और स्कैमर्स इसे अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि जब वो कॉम्प्लिकेटेड लीगल टर्म्स फेक वारंट विक्टिम को दिखाते हैं तो विक्टिम के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। अब क्या होगा, सर 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 कहने लगते हैं और कई तो खुद लेने देने की बात भी शुरू करते हैं। सर कुछ ले दे के मामला निपटा दो। आमतौर पर लोगों का यह माइंडसेट बन गया है कि पुलिस ले दे के मामला निपटा देती है। यहां भी आप याद रखें किसी केस में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई नियम ही नहीं है। अब आप गौर करें, पहले स्टेप में जाल में फंसाया गया, दूसरे में डराकर कंट्रोल में लिया गया, तीसरे में डॉक्यूमेंट दिखाकर उसके डर को सच में बदल दिया गया और अब आता है चौथा स्टेप और फाइनल स्टेप। अब विक्टिम पूरी तरह से स्कैमर्स के कंट्रोल में होता है। खुद विक्टिम किसी भी तरह से इस जाल से निकलना चाहता है, हुक में फंसी मछली की तरह फड़फड़ाता है और यहीं पर उनसे पैसे की डिमांड करी जाती है, कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर तो कभी पूरे केस से उसे बचाने के नाम पर। डिमांड में अगर कम अमाउंट होता है तो यूपीआई एड्रेस दिया जाता है और अगर ज्यादा अमाउंट होता है तो बाकायदा
पूरी अकाउंट डिटेल दे दी जाती है। विक्टिम इस तरह से जाल में फंसा होता है कि वो बगैर कुछ सोचे समझे पैसे ट्रांसफर भी कर देता है। जबकि फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट एजेंसी कभी भी किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर डिपॉजिट नहीं मांगती है। अगर कभी कोई लीगल फाइन या पेनल्टी लगती भी है तो वो भी कोर्ट ऑर्डर के जरिए पेड किया जाता है और इसके लिए भी एक पूरा ऑफिशियल प्रोसेस फॉलो होता है। यहां भी सेम प्रॉब्लम, लोगों को पता ही नहीं है। वो स्कैमर्स के जाल में इस तरह फंस चुके होते हैं कि बगैर कुछ सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और जैसे ही विक्टिम पैसे ट्रांसफर करता है स्कैमर्स गायब हो जाते हैं और जब तक उन्हें मालूम चलता है कि उनके साथ स्कैम हुआ है तब तक उनके पैसे जा चुके होते हैं, पैसे लेने वाले भाग चुके होते हैं और देने वाले बस कहानियां बताते हैं। इसलिए आप इतने अलर्ट जरूर रहें कि अगर कभी भी आप किसी स्कैम के जाल में फंसते हो तो टाइम रहते आप समझ जाओ। फर्स्ट में ना सही, सेकंड में ना सही, थर्ड स्टेप में ना सही, लेकिन फोर्थ स्टेप तक आते आते आपके साथ स्कैम हो रहा, इसे समझने की कोशिश करें। डर की वजह से पैनिक मोड में ना जाएं, डिप्रेशन में जाकर कोई उल्टे सीधे फैसले ना करें। लेकिन अगर आप अभी भी लापरवाह बने रहते हो तो हो सकता है आपकी ये स्टोरी मेरी ही किसी वीडियो में आप सुनते हुए पाए जाओगे और यह भी हो सकता है जैसे आज किसी और की स्टोरी आपको बताकर आपको अवेयर कर रहा, बावजूद इसके अगर आप लापरवाही करते हो तो आपकी स्टोरी बताकर किसी और को अवेयर करूंगा। डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है, काम कैसे करता है, कैसे लोग इसके जाल में फंस जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप इससे कैसे बच सकते हो, ये सब आपको अब तक समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर आपको आज कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।